Namaskar, welcome to the second part of energy and energy transfer. स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर जो एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र पे है। पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी के कितने प्रकार होते हैं और डिस्कस ये भी किया था कि इंटरनल एनर्जी के बारे में और हीट एंड वर्क के बारे में। आज स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफ़र एक फॉर्म होता है। वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। जैसे हमने कहा कि जब एक सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होता है तो या तो वर्क के फॉर्म में होता है या हीट के फॉर्म में होता है। तो वर्क जैसे कि हीट की तरह है, हीट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, वर्क में डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। तो वर्क जो है वो फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस जो है इसके तो किसी भी पर्टिकुलर वर्क में एक फोर्स एसोसिएटेड होगा और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो फोर्स जब एक डिस्टेंस के थ्रू एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी वजह से जो एसोसिएटेड वर्क है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो वर्क के फॉर्म में होगा। तभी इसे कहा जाता है कि वर्क इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। कहने का मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट में या जो भी सिस्टम है जो उस पर आपका एक फोर्स लगा हुआ है और एक डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है और इसकी वजह से आपका एक बेसिकली वर्क एसोसिएटेड है। तो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज़ एफ आपका जो फोर्स है और कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस जो ट्रैवल किया डी एक्स कहते हैं। ये कई तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप कई तरह के एग्जांपल हैं इसमें। आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ राइजिंग पिस्टन, जो पिस्टन जब राइज करता है, या शाफ्ट है जो रोटेट करता है इस तरह से। और फिर जो दिखता नहीं है स्पेसिफिकली, कई चीज़ें जो दिखती हैं जैसे राइजिंग पिस्टन हुआ, ये शाफ्ट है, बट जैसे कि इलेक्ट्रिकल का वायर है जो बाउंड्री के सिस्टम बाउंड्री पे जो क्रॉस करेगा उसमें करंट फ्लो करता है, ये भी एक काइंड ऑफ वर्क है। तो ये जितने एग्जांपल हमने बताए ये सब एक एग्जांपल ऑफ वर्क है और इसके यूनिट सिमिलर टू जैसे कि हीट में था किलो जूल्स, तो वैसे ही इसमें भी जूल्स एज ए यूनिट होगा और नॉर्मली हम लोग किलो जूल की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर कोई सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेचुरली आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से, चाहे सराउंडिंग में या दूसरे एक्सप्रेस सिस्टम पे, तो उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा इस प्रोसेस पे। एक जो इनिशियल जो सिस्टम था और उसके बाद जो सिस्टम में चेंजेस आए, ये दोनों में अलग अलग स्टेट पे होगा। तभी हम कहते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग अ प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 एंड 2। ये जो दो सिस्टम जो इस सिस्टम के दो स्टेट हुए हैं, जो इनिशियली जो वहाँ पे पहले था जब आपका एक वर्क स्टार्ट हुआ और जब कंप्लीट हुआ प्रोसेस तो स्टेट चेंज हो गया और इस दोनों के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ वो हुआ आपका W12 और सिंपली हम इसे सिंपल टर्म पे इसे W कह सकते हैं। तो इसको हम कभी कभी वर्क डन पर यूनिट मास भी कहते हैं ऑफ अ सिस्टम। जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल w हो जाएगा। तो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हीट और वर्क को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब ये बाउंड्री क्रॉस करता है। तो इन जनरल बाउंड्री जो है ये जो काइंड ऑफ वर्क ट्रांसफ़र हुआ वो बाउंड्री इंट्रैक्शंस कहते हैं। ओके, तो हीट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, और वर्क जो है आपका फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस होगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो हम पर यूनिट टाइम पे हम वर्क को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे में पावर हम ऑफन यूज़ करते हैं। तो इसका दूसरा स्मॉलर सिंपल ये होगा कि डब्ल्यू डॉट का मतलब ये हुआ कि आपका वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो जैसे कि डेल्टा डब्ल्यू बाई समथिंग लाइक डी टी। ओके, सो
अभी हम बात करते हैं ये कन्वेंशन का, जो नॉर्मली हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। कई किताबें डिफरेंट ढंग से पेश करते हैं, बट इट इज़ ये केवल एक अपनी कैलकुलेशन को जो आप सॉल्व करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और जब तक ये यूनिफॉर्म है, मतलब आप हमेशा एक ही साइन कन्वेंशन यूज़ करें किसी भी फॉर्म में, तो ये आपके लिए आसान रहता है कि आप गलतियाँ ना करते नहीं करेंगे। पर इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यही होना चाहिए। बट इस कोर्स में हम लोग ये स्पेसिफाई कर रहे हैं जो हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं दी गई है तो एक साइन कन्वेंशन यूज़ करने में आपके लिए फ़ायदा रहता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम। तो हीट ट्रांसफ़र अगर सिस्टम पे हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव साइन देंगे। ओके, अगर वर्क डन जो है ऑन अ सिस्टम, अगर वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है तो उसे नेगेटिव करेंगे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब जब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। अगर लेकिन उस पर अगर वर्क हो रहा है तो उसे नेगेटिव कहेंगे। और हीट ट्रांसफ़र जो सिस्टम पे हो रहा है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। तो ये एक जेनरिक साइंस कन्वेंशन है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पता है डायरेक्शंस तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम एग्जांपल से कई दो तीन चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। जैसे कि मैंने कहा कि अगर डायरेक्शन पता है, जैसे कि आपको पता है कि क्यू इन है, ठीक है, तो आप आराम से ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं। क्यू आउट है तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं। सिमिलरली वर्क इन वर्क आउट, तो ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है। बट अगर डायरेक्शन नहीं पता है कि सिस्टम पे वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है या सिस्टम से बाहर जा रहा है सराउंडिंग पे, तो ऐसे में आप बेसिकली एक कन्वेंशन लगा के कह सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव लेट से हीट ट्रांसफ़र है। एंड उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, ये एग्जांपल के तौर पे हम करेंगे। तो ये हीट ट्रांसफ़र टू अ सिस्टम इज़ पॉजिटिव और वर्क डन ऑन अ सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा। तो सिस्टम पे वर्क डन अगर हो रहा है तो उसे नेगेटिव है, और हीट ट्रांसफ़र अगर सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो रहा है हीट तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। दोनों ही फॉर्म जो है वो बाउंड्री फिनोमेना है। जब कहा कि बाउंड्री वर्क है, जब तक वो क्रॉस नहीं करते बाउंड्री तब तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। जब वो सिस्टम में जुड़े होते हैं या सराउंड में होंगे तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में होंगे, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होंगे या किसी और फॉर्म में होंगे। तभी ये कहते हैं कि सिस्टम जो है वो एनर्जी पोजेस करता है, मतलब एनर्जी वो सिस्टम की एनर्जी है, उसके अंदर हीट और या वर्क नहीं है। ये अलग बात है कि उस एनर्जी को जो सिस्टम के अंदर है उसको हम कैसे हीट में कन्वर्ट करें या वर्क में कन्वर्ट करें, ये अलग प्रक्रिया है। इसमें सेकंड लॉ आ जाता है जो हम डिस्कस करेंगे। बट किसी भी सिस्टम में आपके पास एक एनर्जी होती है, बट उसके अंदर हम ये नहीं कहते कि हीट है या वर्क है। ओके, ये जब तक वो बाउंड्री पे नहीं आता है, दो सिस्टम के बीच में ना हो या सिस्टम सराउंडिंग में ना हो, तब तक उस एनर्जी का फॉर्म एक इंटरनल एनर्जी रहता है या सिस्टम एनर्जी रहता है। दोनों ही प्रकार के जो आपके बाउंड्री इंटरेक्शन है वो प्रोसेस से डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। फाइनल स्टेट पे आपके प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हुआ, उसके अलग अलग और प्रॉपर्टीज़ हुए, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर प्रेशर है किसी भी सिस्टम का, उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है वो फिक्स्ड होती है। पर आप इस स्टेट से इस स्टेट में लाने में जो वर्क किया या हीट किया, ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या पाथ अपनाया, किस फॉर्म से आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। और इसीलिए ये दोनों जो हीट एंड वर्क है ये एक प्रोसेस डिपेंडेंट है, मतलब प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इस पर स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम इसे इन हीट को हम हीट को या पाथ या वर्क को स्पेसिफिकली हम पाथ फंक्शंस कहते हैं कि ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपके किस पाथ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड है, टोटल वर्क है, वो किस पाथ को पे आप गए हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि फाइनल एंड पॉइंट पे। ओके, तो
इसको और समझने की कोशिश करते हैं, हीट वर्सेस वर्क। जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी और ले लेते हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके स्टेट 1 में और स्टेट 2 में जो वॉल्यूम डिफरेंस है वो आपका से डेल्टा वी है। ओके, तो इनिशियली लेट्स से आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली जब शुरुआत जब हुई थी तो इस सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम जो है 2 मीटर क्यूब था, और फाइनल जब अपने प्रोसेस किया, कुछ भी प्रोसेस किया जिससे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो आपका 5 मीटर क्यूब हो गया। ओके, तो इस जो प्रोसेस आपने किया, जो कि आप सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम, ये आप लेटेस्ट से आप ये कह सकते हैं कि चलिए हम 2-3 प्रोसेसेस हमारे पास हैं। हमने कहा कि चलिए 2 प्रोसेसेस पे हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो प्रोसेस है उसमें आप एक सिस्टम का जो स्टेट 1 में है उसको आप चेंज कर रहे हैं स्टेट 2 में, और ये पीवी डायग्राम हमने दिखाया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आपका स्टेट 1 जो है वो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, और स्टेट 2 में जो है वो 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। और 1 से आपने 2 जो है 2 प्रोसेसेस से आपने चेंज किया है। प्रोसेस ए, इसमें आपका वर्क कम हुआ है, एरिया अंडर द कर्व कम है, और दूसरे में आपका ज़्यादा है, प्रोसेस बी। तो ये आपका टिपिकल वर्क काइंड ऑफ बिहेवियर है। कहने का मतलब ये है कि ये पाथ डिपेंडेंट है। आपको ये समझना है कि वर्क डिपेंड करता है पाथ पे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी वजह से ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ओके, जैसे कोई भी अगर दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पेसिफिकली आपका जैसे अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम कंसिडर किया है, तो ये वॉल्यूम एक स्टेट प्रॉपर्टी है, तो आपने इसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाला, तो इंटीग्रल जब किया 1 to 2 तो v2 माइनस v1 हो गया और डेल्टा v हो गया। पर ये काम आप ये नहीं कर सकते वर्क के साथ, तभी हम वर्क को डेल्टा वी में लिखते हैं, डी में नहीं लिखते हैं। और इसका इंटीग्रल जो है वो सिंपल वर्क 1/2 होता है, कैपिटल डेल्टा डब्ल्यू नहीं होता है। ओके, वो ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर वर्क होता नहीं है या हीट नहीं है। वर्क एंड हीट जो है वो सिस्टम प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक जब करते हैं, जब बाउंड्री कवर से क्रॉस किया, बाउंड्री आपने सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र किया या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया, तो वो उस पर डिपेंड करता है और वो पाथ पे फिर डिपेंड करता है, इसीलिए वो एग्जैक्ट नहीं होता है और वो चेंजेस आ सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये डेल डब्ल्यू नहीं लिख सकते आप। सिमिलरली आपका जो है हीट भी ऐसी है, हीट भी आपका जो है पाथ फंक्शन है। ओके, तो कुछ एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं पाथ बेस्ड जो वर्क है, और स्पेसिफिकली जो वर्क डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हम जानते हैं उसके बारे में हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे आपको क्या दिखाया है कि एक सर्किट है जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस है, और ये आई आपका करंट है, वी आपका वोल्टेज है, इसके अगेंस्ट है जो ड्रॉप हो रहा है, और इसको हमने डिफाइन किया है जो वर्क है। तो इसका एक टिपिकल जो ये समझ लीजिए कि फोर्स हो गया, और ये आपका स्पेसिफिक डिस्टेंस है, ये आपका कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वही चार्ज आपका ये पर यूनिट टाइम हो गया तो आपका ये करंट हो जाता है, और इसीलिए आप अगर पर यूनिट टाइम हो गया तो ये आपका पावर फॉर्म में आ गया। तो बेसिकली आपका वर्क, जैसे हमने कहा कि ये एक फॉर्म ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस हुआ, या फोर्स अप्लाइड टू अ डिस्टेंस, तो इसमें भी आपका एक फोर्स है और ये आपका काइंड ऑफ डिस्टेंस है। द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना अमाउंट आप ज़्यादा है उतना आपका बेसिकली वर्क ज़्यादा होगा, और पर यूनिट टाइम कर देंगे तो उसका पावर में आएगा। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं वी आई, और फिर आप इसके वी को आई आर जो है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये जैसे मैंने कहा कि ये आपका पावर फॉर्म में है। इसको अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम के बीच में आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बट 1 से 2 एंड dt मतलब टाइम
इसमें क्या है कि टी आपका वेरिएबल है, तो T1 से T2 के बीच में होगा, और इस पर आप टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल सकते हैं दो टाइम के बीच में, जैसे कि इसमें हमने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क में। इसकी भी यूनिट जो है वो किलो जूल्स ही होगी। ओके, ऐसा यूनिट में। दूसरा है जो है वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क है। मैकेनिकल फॉर्म में जो है वो आपका दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। पहला कि आपके पास फोर्स तो एक्ट होना चाहिए जो कि बाउंड्री पे होगा, और बाउंड्री जो है वो मूव करेगा, तभी इसे मैकेनिकल फॉर्म कह सकते हैं ना, क्योंकि जो दिखता है इन सेंस जो फील हो रहा है कि मूव कर रहा है, ये सब है। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है कि आपका चार्ज मूव कर रहा है, बट आपको वो मैकेनिकली मूव नहीं कर रहा है। जो हॉपिंग जो मैकेनिज्म अलग होता है इलेक्ट्रिकल करंट में, बट फिर भी वो मूव कर रहा है, इसीलिए उसे हम वर्क के फॉर्म में हम कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन ये मैकेनिकल फॉर्म है जिसमें कि स्पेसिफिकली आपका बाउंड्री मूव कर रहा है। ओके, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल में आप बाउंड्री नहीं देखेंगे मूव करते हुए, लेकिन हाँ एक डिस्टेंस में आपका चार्ज मूव कर रहा है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो आपका कोई वर्क नहीं हो सकता। तो अगर आप सो रहे हैं ऐसे लेटे हुए हैं, आपने कुछ मूव नहीं किया, तो आप इमेजिन कीजिए कि वर्क नहीं होगा इसमें। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल है कि वर्क होने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा। तो वर्क का बेसिक डेफिनेशन तो यही हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे हमने कहा ये मैकेनिकल वर्क का है, और इन जनरल आप वर्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें फोर्स एक जनरलाइज फोर्स होगा, मतलब किसी टाइप का ये फोर्स, और डिस्टेंस एक काइंड ऑफ अ डिस्टेंस है जो हर एक फॉर्म में अलग है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बाउंड्री डिस्टेंस है, बाउंड्री जितना मूव कर रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, तब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, और फिर अमाउंट ऑफ डी एस जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मूवमेंट है उसको हम डी एस कहेंगे, और फिर एफ डी एस से इंटीग्रेट करेंगे, ये भी किलो जूल्स में होगा। तो वर्क डन जो है वो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है जो कि एस है। अच्छा, तो दूसरा ये जो है वो शाफ्ट वर्क है। ओके, सो शाफ्ट वर्क में एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे बोट है, या कई प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी शाफ्ट वर्क आता है, जितने भी कई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में आपके शाफ्ट जुड़े होते हैं, और बोट एक क्लासिक एग्जांपल है। बट इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इंजन है, ये शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल ले ले तो ये एक तरह से निकलेगा इस तरफ से कि आपके पास ये एक सरफेस है, और ये काइंड ऑफ शाफ्ट है रॉड की तरह, और ये रोटेट कर रहा है एन डॉट, मतलब कि नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, कितने बार वो घूम रहा है एक यूनिट टाइम में। ओके, तभी इसे एन डॉट कहते हैं। और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है इसकी तरह, जो आपको ये दिख रहा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस डिस्क का रेडियस आर है। ओके, तो अगर हम इसे टॉर्क की तरह समझे तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसका मोमेंट आर्म आर है, तो टॉर्क क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म, जो कि आपका ये डिस्टेंस, जो कि आपका ये रेडियस है। तो फोर्स टाइम्स रेडियस, ये आपका मोमेंट आर्म हो गया, और वो जनरेट करेगा टॉर्क। तो फोर्स आपका टॉर्क डिवाइडेड बाय ये जो मोमेंट आर्म है, जो कि ये रेडियस है इस पर्टिकुलर डिस्क का, वो आपका है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हम फोर्स को टिपिकली निकालेंगे कैसे। तो ये अगर आपके पास टॉर्क दिया हुआ है तो फोर्स इससे निकल जाएगा, बट फिर वर्क को कैसे निकालेंगे। वर्क निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये तो रोटेटिंग डिवाइस है, तो रोटेटेड में कितना आपका रोटेट हुआ है, तो रोटेट डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ रोटेशन पे पर यूनिट टाइम पे। तो उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले तो ये समझिए कि सपोज एक बार रोटेट किया तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस हो गया इसका नथिंग बट जो आपका ये लेंथ है, ये वाला सर्कमफ्रेंस हुआ, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2πr। ठीक है, और अगर वो एक बार रोटेट किया तो 2πr हो गया। अगर n टाइम्स रोटेट किया तो 2πr मल्टीप्लाइड बाय n हो गया। तो ये हो गया डिस्टेंस। ओके, तो शाफ्ट का वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जो है आपने T/r कहा,
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एस, एस आपने 2πr n कह दिया जो आपने यहाँ से निकाला, और ये आर कट गया, 2πn कैपिटल टी जो कि टॉक में है। तो यूजुअली टॉक डिफाइंड होता है, टॉक आपके पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन होता है। तो टॉक आपको पता है, एन आपका रोटेशन, टोटल नंबर रोटेशन हो गया, और 2π हो गया आपका टोटल ये जो सर्कमफ्रेंस के साथ जो जुड़ा हुआ है। अब इसे पावर अगर निकालना है तो पर यूनिट टाइम कहना है, तो आपने जब इसे पर यूनिट टाइम किया तो ये W डॉट हो गया। ओके, ये आपका पावर फॉर्म में आ गया, और ये n जो है वो n डॉट हो गया। इसका मतलब ये आपका रेट ऑफ रोटेशन हो गया, मतलब कितने तेज़ी से, कितने हर एक यूनिट में कितने बार वो रोटेट करता है, ये हो गया n डॉट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये शाफ्ट वर्क है वो आपका प्रोपोर्शनल है टॉक से ये प्रोपोर्शनल है, और ये प्रोपोर्शनल है नंबर रोटेशन से। तो आपका ये नंबर रोटेशन से भी प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पर। तो ये एक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल फॉर्म हो गया। और भी फॉर्म्स है मैकेनिकल के, एक स्प्रिंग वर्क देख लेते हैं। स्प्रिंग वर्क में जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि ये एक आपका स्प्रिंग है जो कि इसके स्पेसिफिकली अगर फोर्स आप अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस ds आप रेस्ट पोजीशन ये है, और फोर्स अप्लाई करने पे dx आपका नीचे अगर आता है, डिस्प्लेस होता है, मूव करता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्टेंस dx। अगर ये लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग है तो लीनियर को डिफाइन ऐसा कहते हैं कि फोर्स जो है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू x, इसीलिए F इजिकल टू के एक्स कहते हैं, और के आपका जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के हो गया। और इसी को अगर आप अप्लाई यहाँ पे रिप्लेस करें F से, तो आप W स्प्रिंग को ऐसे आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा W स्प्रिंग टोटल जो हो गया अगर इज़ नथिंग बट डेल ओमेगा, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स डी एक्स, और ये हो गया 1 से 2 के बीच में, तो इसका सब्सक्रिप्ट आ जाएगा इस फॉर्म में, जो कि के हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया आपका स्प्रिंग वर्क। ओके, फिर आपका इलास्टिक अगर सॉलिड बार है, वो भी एक एग्जांपल है कि सॉलिड बार है बट इलास्टिक अगर नेचर में है, मतलब वो मूव कर सकता है, उसको आप खींच सकते हैं, तो उसके साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। ये भी एक मैकेनिकल फॉर्म है क्योंकि उसकी बाउंड्री मूव कर सकती है अगर फोर्स लग रहा है। तो इसको हम W इलास्टिक कहते हैं, और F टाइम्स dx अगर इंटीग्रल कर रहे हैं अगेन फ्रॉम 1 to 2, तो इसमें जो फोर्स लगता है वो नॉर्मली आपका जो इसका नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब फोर्स आपका प्रेशर टाइम्स एरिया भी होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स का जो है वो इस पे जो फोर्स लगा हुआ है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया भी कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है। ये सॉलिड्स पे लगता है, ये टिपिकली हम लोग सॉलिड्स के लिए नॉर्मल स्ट्रेस यूज़ करते हैं या जनरल वर्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस में हम ये रिप्लेस करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस इनटू a टाइम्स dx। तो एक तरह का ये इलास्टिक सॉलिड बार से रिलेटेड है। ओके, तो a आपका जो है नॉर्मली ये सरफेस एरिया होगा जो कि सॉलिड बार का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ओके, सो दूसरा जो एक और इंटरेस्टिंग आपका मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ वर्क में है वो है आपका सरफेस टेंशन वर्क। सरफेस टेंशन वर्क में बेसिकली आपका सरफेस पे जो टेंशन लगता है उसको जब आप उसका जो एरिया जो लाइन है, क्योंकि सरफेस जो है वो टेंशन जो लगता है वो नॉर्मली आपके एरिया पे लगता है, जो आपका सरफेस जो लिक्विड का सरफेस है और एयर के जो इंटरफेस में है या किसी और वेपर के इंटरफेस पे है। तो वो जो सरफेस लिक्विड सरफेस के जो इंटरफेस है उस पर सरफेस टेंशन लगता है, तो उसके एरिया पे है। तो एरिया को अगर आप एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई भी फिल्म लिया, ये आपका सोप फिल्म भी हो सकता है, और आप इसे एक वायर मैश में अगर आप रखें तो इसके
इसके पास दो सरफेसेस आएंगे, एक जो आपको दिख नहीं रहा है जो अपोजिट साइड में है, और एक ये वाला सरफेस है। तो ये आपके दो स्पेसिफिक सरफेस है। और ये अगर आपने ये आपके पास फिल्म का जो वायर का मेश है, इसका जो पर्टिकुलर वायर ये अगर मूवेबल है, तो अगर आप कोशिश करते हैं थोड़ा हल्का हल्का खींचने का, तो ये आपका सरफेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये सरफेस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो सरफेस फोर्स किस पे लगेगा? जो आपका सरफेस लगा है, दो साइड है तो दो आपका स्पेसिफिक एरिया है जो उस पर काम करेगा। तो स्पेसिफिकली फोर्स जो लगा हुआ है, चूँकि फोर्स जो होता है वो जैसे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और इस पर अगर आप वर्क निकालें तो आपका बेसिकली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा। तो अगर आप फोर्स जो इसके पास जो सरफेस टेंशन जो इसके अगेंस्ट जो काम कर रहा है उसको ओवरकम करना है, तो आप ये समझिए कि फोर्स इक्वलेंट जो लगेगा जो सरफेस पे लगा हुआ है, जिससे कि आपके बैलेंस है, उसको खींचने से पहले आपको ऑलमोस्ट अब इमेजिन कीजिए कि आपने धीरे इतना स्लो कर रहे हैं कि फोर्स जो लगा हुआ है वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उससे मैच कर रहा है या इक्वलेंट है। तो वो होगा आपका सिग्मा एस, ये मान के चलिए ये आपका सरफेस टेंशन है। और जो दो एरिया है, दो पर्टिकुलर सरफेस है, वो एक इस साइड है एक इस साइड है, उसका जो लेंथ है ये पूरा का पूरा लेंथ एक इस साइड लगेगा और एक अपोजिट साइड लगेगा जो इधर अपोजिट साइड होगा, ये आपका 2 टाइम्स पी होगा। तो ये आपका एक्चुअल फोर्स जो है उस पर लग रहा है, इसी फोर्स से आप खींचेंगे। अब आपको कितना खींचना है उस पर डिपेंड करता है। आपने स्लोली सपोज dx खींचा तो टोटल वर्क हो गया आपका F, जो डेल्टा W होगा, डिफरेंशियल वर्क मान के चले कि F इंटू डेल एक्स, और ये आपका आ गया सिग्मा एस इंटू 2b डेल एक्स। अब इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आपका आ गया W टोटल वर्क, जो कि इस पे आएगा। अब यही चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका सिग्मा एस डी ए हो गया, बिकॉज डी ए ये क्या है, ये नथिंग बट डी है, और यहाँ पे डी ए दोनों सरफेस होगा, जो इस साइड लगा हुआ है और दूसरे साइड भी है, दोनों सरफेस का एरिया को कैप्चर करेंगे। जैसे कि डी ए यहाँ पे लिखा हुआ है 2bx इज़ द चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द फील्ड। इसमें दो सरफेसेस है इसलिए 2 टाइम्स 2 लगा हुआ है। तो ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क है, इसको आप समझ सकते हैं कि इवेंचुअली आपको फोर्स पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है। और इन जनरल आपका फोर्स जो अगर मैकेनिकल नहीं भी है तो आप इन जनरल ये कह सकते हैं कि भाई एक जनरलाइज फोर्स है और एक जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये स्पेसिफिकली जो है ये आपका ये डेफिनेशन है जो एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है। ये चाहे मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क हो, मैग्नेटिक हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जैसे वर्क हो, सब फॉर्म में ये डेफिनेशन चलेगा, ये काम करता है। ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है और इसको समझना ज़रूरी है कि एक टाइप का फोर्स लगता है, ये किसी डायरेक्शन पे लगता है तो जाके वर्क होता है, और इस डायरेक्शन जो है वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक बाउंड्री मूव करेगा, जब बाउंड्री अगर मूव करता है तो मैकेनिकल वर्क हुआ। अभी इस पर भी डिस्कस करते हैं कि अगर जैसे आपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी अगर रेस करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो नेचुरली इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और वैसे ही अगर एक्सेलरेट करते हैं किसी भी बॉडी को तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ओके, अगर इन दोनों चीज़ों में टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं है तो ये डेफिनेटली ये रीज़न जो चेंज होगा वो वर्क की वजह से होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर एलिवेटर है आपके पास, जैसे लिफ्ट हुआ, इसकी अगर हाइट बढ़ रही है तो ये जो एनर्जी हमने ट्रांसफ़र किया वो बेसिकली इसके बॉडी में चली गई, क्योंकि हमने वर्क किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई इसका मतलब इसके सिस्टम एनर्जी अब बढ़ गई। तो अगर सिस्टम एनर्जी बढ़ गई तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, ये वर्क के थ्रू हुआ या हीट के थ्रू हुआ। चूँकि इसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो इसे हम समझेंगे कि ये वर्क के थ्रू हुआ। तो ये दो स्टेटमेंट है। एक के पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्क ट्रांसफ़र needed to raise a body is equal to the change in the potential energy of the body। मतलब ये
कि जितना अमाउंट आपका लगा बॉडी को रेस करने में, हाइट उसके बढ़ाने में, उतना ही अमाउंट आपका पोटेंशियल एनर्जी के बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में हुआ लगा, या उससे इक्वलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज, मतलब कि जो वर्क ट्रांसफ़र हुआ वो आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज में हो गया। ये वर्क कंजर्वे ये एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से आता है। दूसरा कि अगर ये जो वर्क नीडेड, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द वर्क ट्रांसफ़र नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब आपने जो वर्क किया एक बॉडी को एक्सेलरेट करने में, वो होगा इक्वल आपके काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब ये कम्प्लीटली एक एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के दो स्टेटमेंट हैं, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं है। तो इस एक काइंड ऑफ कि जितना भी आपने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क है या नॉन मैकेनिकल वर्क है, या आपके पूरे जो सिस्टम के या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ या आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। तो होप आपको ये समझ में आया वर्क के कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।